नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के ऊपर है। हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हर तरह के केस में सबमिट करते हैं कोर्ट में, चाहे सिविल हो, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे फैमिली मैटर्स का केस हो। ठीक है, और कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, ये प्राइमरी में आते हैं या सेकेंडरी में आते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट बना हुआ है, जिसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं, इसके अंदर जो है दो तरह के एविडेंस की बात की गई है, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस वो होते हैं जिसको प्रूव नहीं करना पड़ता, जो अपने आप में प्रूव रहते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी एविडेंस वो रहते हैं जिसको किसी चीज के माध्यम से आपको प्रूव करना पड़ता है। प्राइमरी एविडेंस का मतलब है कि मान लीजिए कि आपने किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की अटेंडेंस शीट निकलवाई, ठीक है, उस पर सील लगी हुई है डिपार्टमेंट की, वो प्राइमरी एविडेंस है। उसको प्रूव नहीं करना है, बस आपने कोर्ट को दिखा दिया, कोर्ट उसको देख के मान लेगी। अब किसी को अगर उसको झूठा साबित करना है तो वो उस व्यक्ति की समस्या है, फिर वो अपनी मेहनत करे, अपनी ताकत लगाए, अपना जोर लगाए और उसको झूठा साबित करे। ठीक है, तो प्राइमरी एविडेंस में हमें जो है कुछ भी ज़्यादा मतलब प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर एक व्यक्ति है, उसको कैंसर है और कोई भी बड़ा हॉस्पिटल या गवर्नमेंट डॉक्टर एक सर्टिफिकेट बना कर दे देता है कि इसको कैंसर है, तो कोर्ट उसको मान लेगी। कोर्ट उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएगी। आप जो है अपनी गाड़ी के कागज कोर्ट को देते हैं, जो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, आरसी, अगर कोर्ट को आप देते हैं, कोर्ट उसको देख के मान लेगी, क्योंकि वो प्राइमरी एविडेंस है। तो इस तरह से ऐसे एविडेंस जिसको प्रूव ना करना पड़े, जो ऑटोमेटिक अपने आप में प्रूव रहते हैं, इनको प्राइमरी एविडेंस कहा जाता है। इसके बाद आता है सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस मतलब सेकेंड क्लास एविडेंस। ठीक है, जिसको प्रूव करने के लिए आपको कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा और दूसरी चीजें आपको कोर्ट के सामने रखनी पड़ेंगी ताकि उससे वो प्रूव हो सके। इसको सेकेंडरी एविडेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई फोटोकॉपी कोर्ट में सबमिट करी वसीयत की, ठीक है, अब कोर्ट उसको एविडेंस तब मानेगी जब आप वसीयत की असली कॉपी कोर्ट को दिखा देंगे। अगर आप असली दिखा देते हैं तो कोर्ट जो है फोटोकॉपी को ओरिजिनल मान लेगी, ओरिजिनल इन द सेंस एविडेंस मान लेगी। लेकिन मालूम पड़ा कि आप कोर्ट को ओरिजिनल वसीयत की कॉपी नहीं दिखा पा रहे हैं, तो जो आपने फोटोकॉपी दी है, कोर्ट उसको खारिज कर देगी। कोर्ट भी जानती है कि ये ओरिजिनल की ही कॉपी है, लेकिन कानून जो है वो ये कहता है कि आपको ओरिजिनल एक बार दिखाना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी तरह की चीज हो, आप किसी का जन्म प्रमाण पत्र दिखा रहे हैं, उसकी कॉपी दिखा रहे हैं कोर्ट को, ओरिजिनल कोर्ट को आप नहीं दिखा रहे हैं, परिणाम ये होगा कि कोर्ट जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो सेकेंडरी एविडेंस को किसी दूसरे एविडेंस के माध्यम से प्रूव किया जाता है। ठीक है, किसी की वॉइस रिकॉर्डिंग है, आवाज उसी की है कि नहीं है, इसके लिए, क्योंकि जब हम किसी की आवाज रिकॉर्ड करते हैं तो ये भी हो सकता है कि उसकी आवाज किसी ने निकाली हो, ऐसा पॉसिबल भी है। कोई मिमिक्री आर्टिस्ट हो, उसने आवाज निकाली हो, तो कोर्ट फिर इसमें एक्सपर्ट की एडवाइस लेती है। आपने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के बारे में सुना होगा। जब आपने कोई ऐसी चीज प्रस्तुत करी कोर्ट में जिसमें राइटिंग का सवाल है या साइन पता लगानी किसकी है, साइन जिस व्यक्ति की बोली जा रही है उसकी है भी कि नहीं, तो यहाँ पर फिर क्या है कि किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी पड़ेगी, एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा, वही बता पाएगा कि कितना सही है कितना गलत है। तो इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस सिर्फ दो ही तरह के एविडेंस होते हैं, और ये दो ही तरह के एविडेंस, चाहे क्रिमिनल केस हो, चाहे सिविल केस हो, चाहे फैमिली लॉ हो, लेबर का केस हो, कंज्यूमर का केस हो, कैसा भी केस हो, उन सब में ये लागू होते हैं। अब बात करते हैं कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, स्पेशली जो हम ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश करते हैं, ये किस हद तक कोर्ट में एक्सेप्टेबल है और किस हद तक नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आप जो भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पेश करते हैं कोर्ट में, इसमें एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखिए कि अगर आप उसको पेश कर रहे हैं तो आप उसको किसी साइबर एक्सपर्ट की हेल्प से पेश करें। ठीक है,
लोग क्या करते हैं कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को लोग या उनका वकील किसी सीडी या पेन ड्राइव में उसको लेकर उनका वकील ही एक साधारण सा 65B का एफिडेविट बना देता है और उसको ही कोर्ट में पेश कर देते हैं और कोर्ट उसको देखने के बाद उस एविडेंस को खारिज कर देती है। तो ये गलती कभी ना करें। अगर आपके पास ऑडियो वीडियो जैसी कोई चीज़ है तो उसको जो है आप किसी साइबर एक्सपर्ट की मदद से ही कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट करें। ठीक है, हर शहर में कई साइबर एक्सपर्ट होते हैं जो आपके ऐसे एविडेंस को अपने तरीके से तैयार करते हैं और फिर खुद का जो है वो सर्टिफिकेट ग्रांट करते हैं 65B का, जिसमें वो इस बात को लिखते हैं कि ये पूरे एविडेंस मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं, इसमें किसी तरह की छेड़खानी नहीं की गई है, मेरी डिग्री ये है, मैं साइबर लॉ में एक्सपर्ट हूँ, मैंने यहाँ से डिग्री करी है और अपनी जिम्मेदारी पर मैं ये सर्टिफिकेट इशू कर रहा हूँ और जब भी कोर्ट मुझे बुलाएगी मैं कोर्ट में हाजिर होऊंगा। इस तरीके से वो एक बहुत हर पॉइंट को लिखकर एक पूरा एफिडेविट तैयार करते हैं। उसके आधार पर ही आप जो हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोर्ट में पेश करें। अन्यथा अगर आप अपने वकील के माध्यम से पेश करेंगे तो आपका एविडेंस खारिज होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है। जो समझदार वकील होते हैं वो भी कई बार इसमें साइबर एक्सपर्ट की मदद लेते हैं। ये हर शहर में पाए जाते हैं, इन्हें ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है, या आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक, दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्जुन वर्सेस कैलाश ये जजमेंट देते हुए कहा था कि आपको धारा 65B का एफिडेविट तब नहीं देना है जब आपके पास जिस डिवाइस में आपने ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड किया है वो डिवाइस आप कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर आपको 65B का एविडेंस नहीं देना है, मतलब वो डिवाइस जो है वो प्राइमरी एविडेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, ये जजमेंट है अर्जुन वर्सेस कैलाश, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। इसके अलावा एक जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने फादर टॉमस ब्रूनो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया था कि सीसीटीवी फुटेज बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस होता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कैमरे की रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, सीसीटीवी लगा रहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस होता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट देते हुए ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में सेक्शन 65B उसका जो एफिडेविट है वो किसी भी स्टेज में दिया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। कई बार क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में सबमिट करवा देते हैं लेकिन उसके समर्थन में या उसके फेवर में 65B का एफिडेविट नहीं देते हैं। तो ये एफिडेविट कोर्ट केस कंक्लूड होने के पहले, फाइनल बहस के पहले भी आप दे सकते हैं। हालांकि उसके साथ में देना चाहिए, मेरा ही मानना है। लेकिन अगर कभी आप भूल जाते हैं या बाय चांस आप लेट हो जाते हैं तो आपको ये जो एफिडेविट है ये बाद में भी देने का राइट है। ऐसा नहीं हो सकता कि जज ये लिख दे कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के समर्थन में कोई एफिडेविट नहीं दिया, इसलिए इनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को साक्ष्य या एविडेंस के रूप में हम स्वीकार नहीं करेंगे। जज ऐसी बात लिख सकता है, इसलिए आप आखिरी में भी ये 65B का एफिडेविट कोर्ट को दे सकते हैं। ठीक, मेरे ख्याल से इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। दूसरी बात ये कि क्या किसी की कॉल रिकॉर्ड करना क्राइम है? तो देखिए, कॉल रिकॉर्ड करना तब क्राइम है जब किसी की प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा हो। ठीक है, हालांकि मेरा तो ये मानना है कि कॉल रिकॉर्डिंग कहीं से क्राइम होना ही नहीं चाहिए। ये जानबूझ के बड़े टुच्चे नियम बनाए गए हैं। ठीक है, और हमारे जो जजेस हैं और जो लेजिस्लेचर हैं ये कुछ भी टुच्चे नियम बनाते हैं और उनका बहुत बढ़ा चढ़ाकर इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि आजकल क्या है कि इंडिया में करप्शन बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि कोई कब क्या रिकॉर्ड कर ले, इसलिए बचने के लिए जानबूझ के ऊल जलूल नियम बनाए गए हैं ताकि लोगों को न्याय ना मिले। तो कॉल रिकॉर्डिंग का ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ आपसे बात कर रहा है और वो अनैतिक बात कर रहा है या उसकी जो बातें हैं वो आपराधिक गतिविधि का हिस्सा है, तब कॉल रिकॉर्डिंग क्राइम नहीं है
और ये प्राइवेसी का वायलेशन नहीं करता है। ठीक है, जैसे कोई ये कहता है फ़ोन पे तेरे को जान से मार दूंगा, ऐसी बातें, तेरी वाइफ को उठा ले जाऊंगा, ऐसी बातें, तुझे झूठे मामलों में फंसा दूंगा या फंसा दूंगी, ऐसी बातें, ठीक है, या गंदी गंदी गालियां बके, ऐसी बातें, इनको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इनको रिकॉर्ड करना किसी तरह का क्राइम नहीं है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखें, कॉल रिकॉर्डिंग में आपको 65B का एफिडेविट देना पड़ेगा, उसमें देना ही पड़ेगा। उसमें डिवाइस तो आपको संभाल के रखना ही है, लेकिन साथ में उसमें 65B का एफिडेविट कंपलसरी है। कारण यह है कि यह भी हो सकता है कि वो आवाज़ किसी और की हो, ऐसा कई बार ऑब्जेक्शन लिया जाता है। इसलिए आपको अगर कोई कॉल रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं तो उसमें 65B का एफिडेविट किसी साइबर एक्सपर्ट के माध्यम से देना अनिवार्य है। लेकिन अगर आप कोई वीडियो दिखा रहे हैं तो वो वीडियो के लिए अगर आप चाहते हैं 65B ना देना पड़े तो फिर जिस डिवाइस में आपने वो वीडियो रिकॉर्ड किया है वो डिवाइस आपको कोड को देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कि अगर व्हाट्सएप चैटिंग है और वो पूरी चैटिंग सही सलामत है व्हाट्सएप पर, गूगल ड्राइव की बात नहीं कर रहा हूँ, कई लोग उसको गूगल ड्राइव में रख देते हैं, तो अगर गूगल ड्राइव में रखा है तो फिर आपको 65B का एफिडेविट देना पड़ेगा। और अगर आपने उसको जो है अपने मोबाइल में ही सुरक्षित है, जैसे कि हम नॉर्मल व्हाट्सएप चलाते हैं, तो वो डायरेक्ट आप मोबाइल जज को दिखा सकते हैं, वहाँ पर फिर आपको 65B का एफिडेविट नहीं देना है। ठीक, मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आपके आई होंगी। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में हमेशा ध्यान रखें, अगर आपके पास है और आपको लगता है कि इससे कुछ भी प्रूव किया जा सकता है जिससे मेरे फेवर में जजमेंट आएगा, तो इसमें साइबर एक्सपर्ट की मदद जरूर लें। व्यर्थ की कंजूसी ना करें। हमने देखा है लोग 2-5 हज़ार बचाने के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी झंड बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने अक्सर नोटिस किया है, ऐसी गलती कभी ना करें। ठीक है, जो भी वो फीस ले रहा हो साइबर एक्सपर्ट, उसको हायर करें, उसकी फीस दें और उसके ही माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत करें। ठीक है, बिना मतलब की कंजूसी लीगल मामलों में जहां पर कि हम फंसे हों वहां नहीं करनी चाहिए। ठीक, कई बार तो केस इसलिए बिगड़ जाते हैं कि लोग कंजूसी कर देते हैं। ठीक है, और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है आपकी सोसाइटी की। कोई बेवकूफ़ बनाने वाला वकील अगर मिल जाए तो हम बेवकूफ़ बनने को तैयार बैठे हैं, लेकिन कोई वकील ऐसा मिल जाए जो वास्तविक सच्चाई आपको बता रहा है, उस वकील को हम बेवकूफ़ समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आए दिन हम तो इससे काफ़ी दो चार होते हैं। हमने देखा है क्लाइंट बेवकूफ़ बनने को तैयार रहता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और फिर सभी को सस्ता वकील चाहिए, और सस्ते वकील करने वाले ही आखिरी में या तो आत्महत्या करते हैं या पछताते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी इतनी हैसियत है कि हम खर्चा कर सकते हैं तो फिर बिना मतलब की कंजूसी कभी ना करें। कई बार ये होता है कि साइबर एक्सपर्ट की जब बात आती है तो हमारा वकील बोलता है अरे तुम कहाँ चक्कर पड़ रहे हो, हम भी कोई एक्सपर्ट से काम है कि हम बना देंगे इसका। ठीक है, वो करवा भी देता है और वो खारिज भी हो जाता है। तो बेहतर हो साइबर एक्सपर्ट की मदद लें अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो। ठीक है, कई बार ये भी होता है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमारे पास है लेकिन हमने 65B नहीं लगाया है, लेकिन उसमें कई बार एक्सपर्ट एडवाइस ले ली जाती है। किसी एक्सपर्ट को बुला लिया जाता है, वो उन एविडेंस को चेक करके कोर्ट को बता देता है कि हाँ ये एविडेंस सही है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई है। कुछ सालों पहले महाराष्ट्र की असेंबली में जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के बीच में मारापीटी हो गई थी। मारापीटी होने के बाद ये मामला कोर्ट में गया था, इसमें FIR दर्ज हुए थे। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट के अंदर CCTV फुटेज को पेश किया गया था और CCTV फुटेज को पेश करने के बाद कोर्ट ने उसको एज इट इज स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसके साथ 65B का कोई भी एफिडेविट नहीं था। तब कोर्ट ने एक्सपर्ट को बुलाया था जो CCTV और कैमरे के एक्सपर्ट होते हैं,
उन्होंने उस फुटेज की जांच करी थी और जांच करके उन्होंने कोर्ट को बताया कि ये फुटेज पूरी तरीके से सही है, इसमें किसी भी तरह की कोई छेड़खानी नहीं की गई है। इस तरीके से कोर्ट ने उस फुटेज को सही मानते हुए जो भी आरोपी थे उनके खिलाफ सजा का ऐलान कर दिया था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हम प्रस्तुत कर रहे हैं उनको प्रस्तुत करने का एक तरीका होता है, तो सोच समझकर ही उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें, ठीक है। और हमेशा उन चीज़ों में एक्सपर्ट की ही मदद लें जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं हैं, ठीक, कि हम ही एक्सपर्ट बन जाएं। ऐसी गलती कभी ना करें। कोर्ट कचहरी है, यहाँ पर जरा सी गलती आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।